नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आगामी सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए जो 57 वीडियो की सीरीज चलाई जा रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए आज ही हमारा 53वां वीडियो है। इससे पहले हमने आपको 52 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे होंगे। ये वीडियो उनको देखना चाहिए जिनको MTS देना है। MTS में इसकी असर, इसकी रुझान आप देख रहे होंगे, बच्चे की प्रतिक्रिया, कमेंट और टेलीग्राम पे लेक्चर्स के माध्यम से, है ना, कि क्या होती है इस सीरीज की फ़ायदे। इनके अलावा जिनको आने वाले समय में CHSL का एग्जाम देना है, CGL का एग्जाम देना है, HP का एग्जाम देना है, हरियाणा पुलिस भी है। इसके अलावा आपका जिनको DP का देना है, दिल्ली पुलिस का, MP पुलिस तो अभी चल रही है। तो जो भी आपके एग्जाम देने आने वाले समय में सभी बच्चों को अगर ये सीरीज आपने अच्छे से फॉलो कर लिया, PDF के साथ प्रैक्टिस कर लिया, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको GK GS में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये PDF आप लोग पूछते हैं कि कहाँ पे दिया जाता है, तो ये PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप का लिंक है। आप क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको बता दिया जाएगा। अगर आप ये PDF क्लासेस जो है आप मतलब ये PDF कोर्स अगर बाय करते हैं तो आपको मात्र 25 रुपया के अंदर अभी क्या क्या मिल जाता है। जो CGL का एग्जाम हुआ उनका एनालिसिस, जो CHSL का एग्जाम हुआ उनका एनालिसिस, अभी MTS की एग्जाम चल रही है उनका एनालिसिस, प्लस 10 से अधिक टॉपिक वाइज वीडियो के आपको PDF मिलेंगे, प्लस ये 57 क्लास की नोट मिलेंगे मात्र 25 रुपया में। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक PDF का दाम जो है 10 पैसा से भी कम हो गया है भाई, है ना। तो जिनको लेना है ले सकते हैं, जिनको नहीं लेना है कोई बात नहीं। और जो एनालिसिस की PDF है वो आपको फ्री में भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। तो जिनको लगता है कि सिर्फ एनालिसिस का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, 25 रुपये भी। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर जो हैं ये बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे भाई? बाल गंगाधर तिलक थे। कहाँ पे किए थे? पुणे के अंदर। आपको याद है क्या पुणे के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्गुसन कॉलेज के संस्थापकों में, है ना, कौन सा राजनेता जुड़ा रहा था? तो आप क्या बताओगे, है ना, यही तिलक साहब को ही बताओगे। ये तिलक साहब जो है फर्गुसन कॉलेज, फर्गुसन नाम से स्पष्ट है कि कोई इंडियन आदमी के नाम पे नहीं रखा गया है और पहले रखा भी नहीं जाता था, क्योंकि आप जानते थे कि एकाधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, है ना। तो यहाँ पे जो फर्गुसन कॉलेज हुए तो उनके संस्थापक में जो है अहम रोल या फिर शरीक कौन हुए थे? तो बाल गंगाधर तिलक साहब भी हुए थे। तो यहाँ से फर्गुसन कॉलेज भी याद रखेंगे और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी याद रखेंगे। एक एक फैक्ट आपके मोती की तरह हैं। आप जब भी एग्जाम देंगे आने वाले समय में, अब आपको मेरा बात याद आएगा। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब तक पढ़ते हो ना ठीका समझ के पढ़ो, है ना, कि 5 दिन की काम 1 दिन में निपटा लो, ऐसा पढ़ो, है ना। अपना भी नाम रोशन करो, अपने घर का भी। ऐसा नहीं कि लगे हैं नहीं हुआ बाद में छोड़ देंगे, तो फिर कहीं का नहीं रह जाओगे, है ना। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक 1884 में महाराष्ट्र के पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना करी, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना, अलग से आपसे पूछा जाता है कि होम रूल लीग में कौन कौन जुड़े रहे थे। तो एक तो तिलक और एक एनी बेसेंट, तो इन दोनों का नाम ध्यान रखेंगे। एक आपसे पूछा जाता है कि इंडिया में जो आपका थियोसोफिकल सोसाइटी है उनको लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इंडिया में थियोसोफिकल सोसाइटी को लाने का श्रेय जो है ये आपको एनी बेसेंट को दिया जाता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, थियोसोफिकल सोसाइटी। वैसे थियोसोफिकल सोसाइटी जो है इनके ओरिजिनल फाउंडर कौन है? तो मैडम ब्लावत्स्की है ना, मैडम ब्लावत्स्की, इस प्रकार से इनका नाम है, ठीक है। लेकिन इंडिया में लाने का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक साहब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये भी नारा दिए थे। इनके अलावा बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। अब ये गरम दल शब्द कहाँ से आया है? तो आपको याद होगा कि कांग्रेस में 1907 में मतभेद उत्पन्न होती है और कांग्रेस जो है 2 पार्टों में बट जाते हैं, एक गरम दलीय नेता और एक नरम दलीय नेता, ठीक है। तो नरम दल में ज़्यादा क्वांटिटी थी नेताओं का, गरम दल में कम था। तो गरम दल का जो मुख्य नेता था इनका नाम लाल बाल पाल रखा गया था, लाल बाल पाल रखा गया था। पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल है, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक है और
लाल का मतलब लाला लाजपत राय है। तो ये तीनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा बाल गंगाधर तिलक साहब है ना, मराठा, गीता रहस्य और केसरी, ये तीनों जो हैं इनके लेखन कार्य हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। कई दफा आपसे पूछा जाता है कि ये जो मराठा पत्रिका है तिलक साहब का, तो ये किस भाषा में लिखा गया था? तो आप क्या बताएंगे? ये इंग्लिश भाषा में लिखी गई थी। नाम से ऐसा लग रहा है ये मराठी भाषा में लिखा गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तिलक साहब जो भी है ना चालाकी किए थे, ये इंग्लिश भाषा में लिखे थे, है ना। ये आप जानते हैं कि वर्नाक्युलर एक्ट जो है आपको प्रभावी होने के कारण बहुत सारे जो लेखन कार्य हैं वो अंग्रेजी भाषा में छूट थी, मतलब काफी हद तक, लेकिन जो स्थानीय भाषा है उसमें रोक लगा रखे थे। वर्नाक्युलर एक्ट कब आया? ये भी आपसे कल के एग्जाम में भी आया था, पहले भी पूछे गए हैं, तो आपको बताना है 1878 में आया था। इसके अलावा नौजवान सभा का गठन किसने किया था? तो 1926 में भगत सिंह साहब के द्वारा किया गया था नौजवान सभा का गठन। भगत सिंह साहब का जन्म कहाँ हुआ है? 2 करोड़ बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो जन्म हुआ है जी बंगा में, ठीक है, बंगा नामक गांव में हुआ है, इसे ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जन समाज की स्थापना कौन की है? तो 1921 में आपका किए थे, है ना। जन समाज की स्थापना हुई थी 1921 में। अच्छा, जन समाज सोसाइटी 1921 में हुआ था। इनके अलावा अभिनव भारत संस्था, ये आपका हुआ था 1904 में, ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अभिनव भारत को जो है 1904 में कराया गया था। जन समाज 1921 में, ब्रह्मा समाज 1828 में, आर्य समाज 1875 में, इसके अलावा एक सत्यशोधक समाज है 1873 में, और एक आपका प्रार्थना समाज है 1867 में, और एक आपका रामकृष्ण मिशन है 1897 में। तो ये कुछ जो है आपके जो है हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तो उससे पहले कुछ विचारकों ने कुछ सोसाइटी बैसाए, इनको जरूर ध्यान रखें। मैं समाज के ऊपर पूरा वीडियो बना दिया हूँ, वो भी देख लीजिए। एक होता है जी आपका भारत सेवक समाज, है ना, भारत सेवक समाज भी होता है, जैसे यहाँ पे है ना जन समाज है, वैसे एक भारत सेवक समाज भी है ना। ये गोखले साहब ने बसाया था, गोपाल कृष्ण गोखले साहब, और इनकी ईस्वी थी 1905 ईस्वी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक आपका लाला हरदयाल गदर पार्टी को जो है बसाए थे, गदर पार्टी अभी पिक्चर भी आया है गदर। तो ये गदर पार्टी जो है ये 1913 में अमेरिका के अंदर लाला हरदयाल ने जो है संगठित किए थे, है ना, सैन फ्रांसिस्को के अंदर। एक के अलावा एक आपका इंडिया हाउस भी पूछा जाता है कि इंडिया हाउस कहाँ पे? तो इंडिया हाउस जो है जी आपका लंदन में करा गया था। कहाँ पे? लंदन में करा गया था। किनके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अगला प्रश्न हमारा है कि ग्रीडा डांस किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? देखिए ग्रीडा डांस जो है ये आपका मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों में से है ग्रीडा। देखिए ग्रीडा और ब्रीटा ये दोनों सुनने में कंफ्यूजन क्रिएट करता है हमारे साथ, ठीक है भाई। एक तो ब्रीटा है और एक आपका ग्रीडा है, एक आपका ड्री है, ड्री। ये तीनों को मैं बोलता हूँ ना तो मुझे खुद ही कंफ्यूजन लगने लगता है कि ये तीनों एक ही जैसे प्रोनाउंस कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ग्रीडा डांस है ये आपका एमपी के अंदर करना है, ग्रीडा डांस, ठीक है। इनके अलावा मैंने अभी कहा था एक ब्रीटा, ये ब्रीटा डांस आपको पश्चिम बंगाल के अंदर करना है। वहाँ के जो जनजाति लोग हैं ये डांस इस मतलब खुशी में करते हैं कि जो चेचक नामक बीमारी होती है छोटी माता, इनसे दूर रखा जाता है अगर ये वाली डांस मतलब इस शुभकामना से किया जाता है, ठीक है। तो आपको एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल में कौन से नृत्य में लोग चेचक को दूर भगाने के लिए जो है परफॉर्म करती है? तो आपका आंसर है जी ब्रीटा डांस, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने कहा कि ड्री भी ऐसा ही लग रहा है, ब्रीटा, ग्रीडा, ड्री। तो ड्री कैसा है भाई? तो ड्री जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जो है त्योहार है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं कर्नाटक का कुछ नृत्य लिया हमने, तो यहाँ पे यक्षगान ये सबसे फेमस है, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको भी याद है, हमको भी याद है, दुनिया को याद है। हुट्टारी ये भी आपका कर्नाटक का है, सुग्गी कर्नाटक का है, कुनीथा कर्नाटक का है, करगा कर्नाटक का है, जो एक आपका कर्नाटक का और है भूतकोला, ये भी याद रखेंगे, भूतकोला ये भी कर्नाटक का ही है ना। इनके अलावा कर्नाटक संगीत, अब कर्नाटक से आया तो कुछ भी थोड़ी छोड़ूंगा, है ना। कर्नाटक संगीत, आपने कर्नाटक संगीत जो है ये तो आपने देखा होगा कि कर्नाटक संगीत का दायरा कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपको बताना है जी। आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक, इन इलाके में जो शास्त्रीय फॉर्म होती है संगीत का, इसे कर्नाटक संगीत, कर्नाटकन सॉन्ग कहते हैं, है ना। और इनके अलावा अगर आप बाहर आते हैं इंडिया के, मतलब ये वाली पार्ट छोड़ के अगर आप बाहर कहीं भी आते हैं इंडिया में,
तो इसे शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा केरला का आएंगे तो ओट्टम थुलाल और कोई कोत्तकल्ली है ना, एक आपका ओट्टम थुलाल है और एक कोई कोत्तकल्ली है, ये आपका फोक डांस है। जबकि हमारा जो शास्त्रीय डांस है ना केरला का, तो केरला अकेले 2 लेके रखे हैं, एक आपका मोहिनी अट्टम लेके रखे हैं है ना, मोहिनी अट्टम, और एक हमारा लेके रखे हैं कथकली। तो ये 2 जो नृत्य हैं ये केरला का है शास्त्रीय नृत्य। इसके अलावा ये जो आप 2 ऑप्शन देख रहे हैं ओट्टम थुलाल कोत्तकली, इसके अलावा एक ओणम त्योहार अभी 5-6 दिन पहले ही सेलिब्रेट हुए हैं है ना, तो ओणम त्योहार भी केरला के अंदर ही मनाना है। इसके अलावा केरला को मसालों का बगीचा कहना है ना, साइलेंट वैली को वहीं पे रखना है केरला के अंदर। केरला के अंदर जो है आपका रबर की उत्पादन भी होती है, ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला है हमारा रबर की उत्पादन तो सबसे ज़्यादा होती है। अभी कल या परसों क्वेश्चन पूछा गया था कि 2018-19 में देश के 70% से अधिक रबर की उत्पादन कहाँ हुई, तो केरला में हुआ है ना। केरला के कोट्टायम एक जगह है जहाँ पे आपका रबर का जो है मतलब हेड क्वार्टर भी है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा महाराष्ट्र की डांस यहाँ पे रखा हमने, लावनी है, नकट्टा है, कोली है, लेजिम है, गफा है ना, धालिका है, दही कला है और आपका दशा अवतार है। दही कला दही हांडी अभी परसों ही हुआ है महाराष्ट्र के अंदर है ना, परसों ही हुआ है दही हांडी। चूंकि मैं यहीं रहता हूँ तो मैंने देखा भी इसको, कृष्णा पूजा के अवसर पे होती है, ये लोग मटका फोड़ते हैं। इसके अलावा जो लावनी तमाशा, ये लावनी कॉलेज वगैरह में परफॉर्म किया जाता है लावनी डांस। इसके अलावा जो कोली नृत्य है ये जनजातीय नृत्य है जो यहाँ पे मछुआरा समुदाय हैं उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है कोली नृत्य। कोली जो है जैसे हमारे बिहार में सहनी होती है जाति एक मछली वाला है ना, मछली से संबंधित इनका व्यवसाय होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे कोली होते हैं। इनके अलावा जो आपका महाराष्ट्र में और भी कहेंगे तो एक रंगोली त्योहार है और एक बर्ली पेंटिंग है, इन दोनों को भी अलग से जरूर याद रखें। बर्ली पेंटिंग दीवार वगैरह पे किया जाता है, ये रंगोली पेंटिंग जो है ये फर्श पे किया जाता है, यानी जिस पे हम खड़ा हो पाते हैं चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये जो है सूखी हुई रंग से की जाती है और इसके लिए कोई एक्विजिशन फिक्स नहीं है। जब भी अच्छा दिन, कोई भी अच्छा दिन हो, कोई भी त्यौहार हो, उसमें रंगोली जो है ना कॉमन सी बात है महाराष्ट्र के अंदर। इसके अलावा अगला हमारा मध्य प्रदेश में भी आपने गिरिडा देखा। इसके अलावा जवारा फेस्टिवल देखेंगे, मटकी जो है पिछली CGL में पूछा गया था जो अभी बीता है, मटकी। इसके अलावा आधा दावा नाच है ना, आधा दावा नाच, फूलपति नृत्य, गिरिडा डांस जो बेस था इस क्वेश्चन का है ना। इसके अलावा सेलरकी और सैला भी होता है, ठीक है, सैला छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह होती है ना। तो ये सब आपके मध्य प्रदेश के नृत्य में है। मांच भी कर लीजिएगा, मांडू भी कर लीजिएगा और राय नृत्य भी कर लीजिएगा, ये भी हाल फिलहाल में आए है ना। एक तो आपका मांच है, एक आपका मांडू है और एक आपका राय नृत्य है, ये भी तीनों आप मध्य प्रदेश के साथ ही ले जाना अच्छा रहेगा। मध्य प्रदेश में सांची की स्तूप को देख लेना, खजुराहो की मंदिर, भीमबेटका का गुफा, बाघ गुफा है ना, धुआंधार जलप्रपात, ये सभी के सभी आपको मध्य प्रदेश के अंदर दर्शन करना है। महाकालेश्वर की मंदिर उज्जैन जहाँ कुंभ मेला भी लगती है छिप्रा नदी के किनारे, ये बात भी देखना है। इसके अलावा गिरिडा डांस मैंने बता दिया कहाँ का है। इसके अलावा इसके ब्रीटा डांस के बारे में मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि ब्रीटा डांस पश्चिम बंगाल की है जो चेचक के बीमारी को दूर करने के कामनाओं से की जाती है। इसके अलावा 2020-21 में बाजार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा था, ठीक है, तो बाजरा का माफ कीजिएगा, तो बाजरा व्हिच वाज द मतलब बाजरा के जो है लीडिंग प्रोडक्ट की प्रोडक्शन दिए कौन स्टेट, तो ये आपका राजस्थान है। भारत में 5 बाजरा उत्पादक राज्य है, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है। सबसे ज़्यादा राजस्थान आपका प्रोड्यूस करता है बाजरा का और जो महाराष्ट्र है ये सेकेंड स्थान पे होते हैं। बाजरा हम लोगों में से सभी ने देखे हैं, हमारे यहाँ जो है देखे तो हैं, लेकिन इसको खाद्यान्न के रूप में जो है खाया नहीं जाता है उत्तर साइड में। ये बाजरा जो है आपके महाराष्ट्र वगैरह में जवार के साथ मिला के रोटी बना के खाए जाते हैं, काफ़ी पौष्टिक और काफ़ी जो है फायदेमंद होते हैं, इनके रोटी मोटी बनते हैं, थोड़ा सा जो है मटमैला कलर का रहता है, आपने भी देखा होगा, ये खरीफ के फसल का उदाहरण है। इसके अलावा बाजरा जो है ये मोटे अनाज के तहत खरीफ फसल का उदाहरण है। अब आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर करता है कि खरीफ की फसल क्या है, रबी की फसल क्या है, जायद फसल क्या है, इनके जो है बोने
बोने की काटने की समय आपको याद होना चाहिए, बाद बाकी का काम आसान हो जाता है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, यानी जब कड़ाके की ठंड पड़ेंगे तो आपको जो है रबी की फसल को बो देना है, क्योंकि इसको ठंडा बहुत पसंद है ना। इसके अलावा मार्च अप्रैल में इसे काटा जाता है, जैसे गेहूं, सरसों, मसूर, चना, ये जो भी होते हैं, खेसारी, ये सभी के सभी तीसी रबी के फसल के उदाहरण हो जाते हैं। इसके अलावा जौ भी रखिएगा। खरीफ के फसल जून जुलाई में बोई जाती है, मानसून के आगमन के उपरांत बोई जाती हैं। तो आप जानते हैं कि इंडिया में मानसून का आगमन जो है ये 5 जून को जनरली होती है। केरल के तट पे मानसून दस्तक देते हैं, है ना। ये 5 से 10 भी हो सकते हैं, फिक्स नहीं है कि 5 दिन का आना ही है 5 तारीख को, ऐसा नहीं है ना। लेकिन उनके उपरांत ही आप जो है खरीफ के फसल बोते हो और इसे सितंबर अक्टूबर में काट लेते हो। मैंने ऐसा भी धान देखा है कि मात्र 60 दिन में हो जाता है। 60 दिन में आपका धान पक जाएगा। आज आपने लगा दीजिए, 60 दिन के बाद जाके काट लीजिए। इसे गर्मा धान कहा जाता है, ठीक है, इसे गर्मा धान कहा जाता है, गर्मा, है ना, इस प्रकार का नाम है भाई इसके। इनके अलावा जो खरीफ की फसल बता दिया, इनके अगर एग्जाम्पल लेंगे तो धान, बाजरा, ये सब हो जाएंगे। जायद की फसल क्या होती है कि अभी आपने एक तो रबी की फसल देखा और एक आपने खरीफ की फसल देखा। इन दोनों के फसलों के बीच में कुछ टाइम पीरियड है जिसमें गैप आ गई है साल के अंदर। तो इसी टाइम पीरियड में जो फसल उगा लिए जाते हैं उसे जायद की फसल कहते हैं। जैसे इसे देखिए, मार्च अप्रैल में आपने रबी की फसल कब काटा है? मार्च अप्रैल में। तो यहाँ से लेके मानसून के आगमन तक का तो टाइम फ्री है भाई, खेत खाली होते हैं। तो इसी दौरान हम कर लेते हैं क्या? जायद की फसल। ये जायद की फसल क्या होती है? खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज, ये सभी जायद की फसल होते हैं। इनके अलावा आपने नदी के किनारे कई बार इस प्रकार की खेती को देखे होंगे, है ना। जो प्रयागराज वगैरह में रहते हैं वहाँ भी होते हैं, बिहार में भी कई सारे नदियाँ के किनारे ऐसे खेती की जाती है। चूंकि इसके लिए मिट्टी हल्की जरूरत होती है, हल्का मिट्टी की जरूरत होती है, जो नदी के किनारे साधारणतः पाई जाती है। इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग 7 को लोप कर दिया गया है। ये किससे संबंधित था? पार्ट 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ओमिटेड, व्हाट वाज रिलेटेड टू। तो ये किससे संबंधित थे? तो ये आपकी पहली अनुसूची में जो भाग ख है, भाग 2 वाला, उसके तहत जो भी राज्य आते थे इनसे संबंधित है आपका पार्ट 7 भी, ठीक है। भारत के संविधान में बात करें तो कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं शुरुआत से ही, है ना। शुरुआत से अनुसूची 8 है, लेकिन अभी वर्तमान में अनुसूची 12 है। लेकिन ये भाग शुरुआत से ही 22 हैं, जो 25 भागों में विभक्त हैं। और ये 25 कैसे बना 22 का तो बता दिया था कि जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था तो 4 से 4 का ए बनाया गया। जब नगर निगम जोड़ा गया तो 9 से 9 का ए बनाया गया। और जब आपका ना सहकारी समिति जोड़ा गया तो 9 से 9 का बी बनाया गया। तो ये 3 बढ़ गए, तो 22 और 3 25 हो गए। इसके अलावा संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा फंडामेंटल राइट से हटा के आजकल आर्टिकल 300 के ए में विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। जो बच्चे सिर्फ पीडीएफ बाय कर लिए हैं और चाहते हैं कि हमें पूरा फायदा मिल जाए, तो मैं अभी भी कहता हूं कि पूरा फायदा नहीं मिलेगा। अगर आपने पीडीएफ बाय भी किया है फिर भी आपको ये हमारी क्लास अटेंड करनी होगी, क्योंकि ये जो मौखिक रूप से मैं चीज़ों को रिलेट करके बता रहा हूँ आपको याद रखने में सहूलियत होगी। और जो भी चीज़ मैं बोलूँगा गारंटी मानिए, अगर आपने अटेंटिवली इसे अटेंड कर लिया तो आपको जो है 90% चीज़ याद ही हो जाएगा, है ना। एक बार मन बना के तो देखो, सब कुछ बहुत ही ईजी है। इसके अलावा अगला हमारा, है ना, संपत्ति के अधिकार को बता ही दिया था। अच्छा, आपसे अलग से भी पूछा जाता है कि आजकल संविधान में ये संपत्ति के अधिकार कहाँ पे है? तो आर्टिकल 300 के में है। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। अब सबका आर्टिकल अगर आप डिसाइड कर पाए तो और भी बेटर तरीके से आप संविधान को समझ सकते हैं। जैसे नागरिकता आपका 5 से 11 आर्टिकल को देखता है। अब 5 से 11 देखता है नागरिकता। नागरिकता कैसा है? एकल। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नागरिकता प्राप्त करने के कई तरीके हैं, या तो आप इंडिया में क्राइटेरिया है उतने दिन तक निवास कर लीजिए, या फिर माता पिता इंडिया के ओरिजिन से हो, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से, या फिर आवेदन के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। मौलिक अधिकार ये आपका आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के बीच में वर्णित है। अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, वर्तमान में 6 हैं, भाग 3 में रखे गए हैं, है ना। इनके अलावा
भाग 4 डीपीएसपी है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी के अंतर भी 3 कैटेगराइज में हमने मतलब बदल दिया है, इनको रखे हैं। कैसा है ना, गांधीवादी है, उदारवादी है और आपका जो है एक समाजवादी है। इस प्रकार से हमने 3 प्रकार से नीति निषेध तत्व के अंदर भी बांट दिए हैं। भाग 5 में आएंगे तो संघ हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, और भाग 6 में आएंगे तो द स्टेट्स राज हो जाएगा। 7 आपका निरसित है जो ये क्वेश्चन का बेस है। 8 हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। 9 में आएंगे तो ग्राम पंचायत है। 9 के ए में आएंगे तो नगर पालिका है, और 9 के बी में आएंगे तो है ना सहकारी समिति है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा खेल और उनके खिलाड़ी से संबंधित मैच क्या है, सही बताइए। व्हाट इज द करेक्ट मैच ऑफ स्पोर्ट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव प्लेयर। तो भाई कौन से प्लेयर किस खेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एडोल्फ पॉल को एथलेटिक्स से मिलाया है, जो अपने आप में एकदम करेक्ट है। एडोल्फ पॉल जो है ये एथलेटिक्स से संबंधित है ना। इसके अलावा एला बेनील बलारीवान ये शूटिंग से संबंधित है। परवीन जी ये वुशु से संबंधित है। संजय पाटिल ये पैरा तैराक से संबंधित है। ये सभी अपने आप में वेल मैच्ड है, यानी सभी जो है सही जो है आपका जोड़ा लगाया गया है खिलाड़ी और खेल के साथ। अब बात रहा कि यही चारों खिलाड़ी को क्यों उठाया हूं, तो जैसे आपने कुछ ही दिन पहले सीजीएल के एग्जाम में देखा था कि अर्जुन पुरस्कार 2022 पैरा तैराक में किसे दिया गया, तो वहां पर पाटिल साहब आंसर थे, संजय स्वप्निल पाटिल। ठीक है, तो उसी प्रकार से आने वाले समय में यहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ये फला अर्जुन पुरस्कार के विजेता किस खेल से संबंधित है, या फिर किस खेल में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया। इसीलिए उपयुक्त जो चारों खिलाड़ी हैं ये वर्ष 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2022 के लिए 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, ये बात आपको कतई नहीं भूलना है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था। ये खेल के क्षेत्र में है ना मेजर ध्यानचंद के बाद सबसे बड़ी पुरस्कार है एक खिलाड़ी के लिहाज से। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से आपका 1991 में स्टार्ट हुआ था, और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है विश्वनाथ आनंद साहब जिनके प्रमुख पुस्तक माइंड मास्टर है उनको दिया गया था, जो हमारे भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर भी हैं, है ना। इनके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में होती है, और ये सिर्फ प्रशिक्षक को दिए जाते हैं, जो खेल के कोच होते हैं, रेफरी होते हैं, उनको ही दिए जाते हैं। इनके अलावा रेफरी नहीं, खाली कोच कहिएगा, ठीक है। योर बेस्ट डे इज टुडे प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है, ये सभी को लागू करना चाहिए। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक योर बेस्ट डे टुडे। आपने अनुपम खेर साहब की जीवनी तो थोड़ी बहुत जरूर जानते होंगे कि कहाँ से कहाँ आए हैं, है ना। और उनका एक शो भी चलता है कि जिंदगी में सब कुछ संभव है, ऐसा होता तो ऐसा हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, ऐसा बोलते हैं ना। इनके एक शो है जिनमें कपिल शर्मा खुद गए हैं और भी कई बड़े बड़े दिग्गज गए हैं उनके शो के अंदर, है ना। तो देखना चाहिए। हमको तो कॉमेडी से ज़्यादा अच्छा वही लगता है जो मतलब फेलियर या फिर जो आदमी सक्सेस होता है उनकी कहानी सुननी चाहिए, है ना। तो अनुपम खेर साहब की ये पुस्तक है। अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है भैया, तो ये प्रियंका चोपड़ा है। अनसुटेबल बॉय के लेखक करण जौहर है, ये आपके एग्जाम में आ चुका है एमटीएस के अंदर। ये अनसुटेबल है, मतलब अनसुटेबल मतलब फिट नहीं बैठना वाला है, और एक वो सुटेबल भी है ना। तो जो सुटेबल वाला है ना ये विक्रम सेठ का है। ये सुटेबल बॉय, ये सुटेबल गर्ल, ये दोनों पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ हैं, और ये है अनसुटेबल, ठीक है। तो ये करण जौहर है। ब्राह्मण द ग्रेट पुस्तक के लेखक नियाज खान है। ये पुस्तक अभी अभी चर्चा में रहा था, है ना। ये नियाज खान कौन है, तो ये आपका आईएएस अधिकारी है ना, आईएएस अधिकारी हैं। इनके द्वारा लिखा गया है पुस्तक ब्राह्मण द ग्रेट। इनके अलावा सच कहूँ तो ये पुस्तक किसके हैं, नीना गुप्ता के। अब नीना गुप्ता कौन है ये तो आप भी जानते हैं, है ना, चूंकि इतने पॉपुलर ये वेब सीरीज हुआ, आप सभी देखे होंगे। आजकल तो इनके बिना भाई है ना कुछ और सह लेंगे, लेकिन जो है वेब सीरीज जो ये पंचायत है ये तो सभी ने देखा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये पंचायत के अंदर जो प्रधान की रोल अदा की है महिला, वो नीना गुप्ता है। इन्हीं का ये किताब है सच कहूँ तो, है ना। इनके अलावा एक नीना गुप्ता और है जो मैथमेटिशियन है, नीना गुप्ता, जिनको 2021 में है ना रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वो एक अलग हस्ती हैं और ये एक फिल्मी दुनिया की हस्ती हैं। तो इनके किताब का नाम है सच कहूँ तो। चूंकि मैं फिल्म वाला किताब लिया हूँ तो फिल्म वाली बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा रोमांसिंग विद लाइफ ये देवानंद है, और एक आपका तैमूर के मम्मी का किताब भी है, मतलब
कौन सा, प्रेगनेंसी बाइबिल वाला, ठीक है, करीना कपूर का। इनके अलावा 2022 जनजातीय संशोधन के द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऐसे किस जाति को जनजाति का दर्जा दिया गया जिसे उत्तराखंड में पहले ही जनजाति का दर्जा प्राप्त था? थ्रू द 2022 ट्रैवल अमेंडमेंट व्हिच कास्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज गिवन टू द स्टेटस ऑफ ट्राइब व्हिच ऑलरेडी हैड द स्टेटस ऑफ ट्राइब इन उत्तराखंड। तो ऐसे जनजाति जिनको उत्तराखंड में पहले ही जनजाति का दर्जा दिया जा चुका है और हिमाचल प्रदेश में अभी 2022 में दिया गया। तो ये कौन है भाई? हट्टी जनजाति, ठीक है। हट्टी जनजाति उत्तराखंड में भी मिलेंगे आपको, हिमाचल प्रदेश में भी मिलेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में इसी सेम जनजाति को जाति को जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन उत्तराखंड में दिया गया है ना भाई। तो इन्हों को भी दे दिया गया। इसके अलावा इसी के साथ साथ तमिलनाडु के दो जाति नारी कोरावन और कुरी बिकुरन, इन दोनों को भी जो है जनजाति का दर्जा दिया गया। छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले बिझिया जाति को भी जनजाति का दर्जा दिया गया है, जबकि झारखंड में बिझिया जाति को पहले से ही जनजाति का दर्जा दिया जा चुका है। इनके अलावा वर्ष 2023 में चर्चा का केंद्र रहे आपका मैतेई जनजाति, ये कहाँ पे है? मणिपुर में। ये भी जनजाति जो ग्रुप हैं उनमें शामिल होने की मांग करते हैं, मैतेई जनजाति। इनके अलावा बास्केटबॉल कोर्ट में बास्केटबॉल की लंबाई कितनी होती है? व्हाट वाज द लेंथ ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट इज, है ना, तो 26 मीटर हो जाएगा लंबाई आपका बास्केटबॉल का। बास्केटबॉल की जो होती है उसकी माप में लंबाई की बात करें तो 26 मीटर और चौड़ाई की बात करें तो 15 मीटर। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, दोनों पक्ष में 5-5 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में आपका 6 खिलाड़ी होते हैं और एक होता है आपका बेसबॉल जो आपके अमेरिका का राष्ट्रीय खेल भी है। तो बेसबॉल में आप 9 खिलाड़ी करेंगे। इसके अलावा बास्केटबॉल को 1936 में ओलंपिक में जगह मिला था, हालांकि पूर्ण रूप से नहीं मिला था, लेकिन पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया 1936 के ओलंपिक में बास्केटबॉल को। यहीं पर महिलाओं के बास्केटबॉल को 1976 में इंट्रोड्यूस कराया गया ओलंपिक के अंदर। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 20.12 मीटर होती है। और अगर आपसे कहे कि ये जो बल्लेबाज दौड़ते हैं ना, तो ये वाली जो पिच है इसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो आपको बताना है 3.05 मीटर। ये बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो आपका पंपिंग क्रीज होती है, जहाँ पे ये बैट्समैन खड़े रहते हैं, है ना, और टांग निकला तो गया काम से, तो ये जो है ये यहाँ पे आपका 3 विकेट रहते हैं, यहाँ पे एक आपका और रहता है विकेट कीपर, है ना। इस प्रकार से मेरी ड्राइंग तो इतनी फास्ट है, आप भी जानते हैं, है ना। तो ये जो है आपका, तो यहाँ पे इसकी जो है लंबाई ये 4 फुट की होती है। इसके अलावा जो अगला है हमारा हॉकी, अच्छा ये लंबाई नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 फुट होगी, माफ़ कीजिएगा, चौड़ाई की बात नहीं, लंबाई की बात करा हमने। हॉकी के फील्ड की लंबाई 60.96 मीटर और चौड़ाई जो है 10 मीटर होती है। आप लोगों से हमने क्वेश्चन करा था कि हॉकी मैच की जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अवधि कितनी होती है? तो 60 मिनट। पहले 70 मिनट होता था, लेकिन अब 60 मिनट ही होते हैं। इसके अलावा गजलों की रानी किसे कहा जाता है? तो गजलों की रानी हु इज द कॉल्ड ऑफ क्वीन ऑफ गजल्स? तो ये आपका बेगम अख्तर को कहा जाता है, मल्लिका ए गजल या फिर गजलों की रानी, मल्लिका ए गजल, मल्लिका ए गजल या फिर गजलों की रानी, है ना। इसके अलावा गजल सम्राट किसे कहते हैं? जगजीत सिंह। ठुमरी की रानी गिरिजा देवी को, स्वर खोखिला लता मंगेशकर को कहा जाता है, ठीक है भाई। इसके अलावा, है ना, ये इसलिए हंसी आ रही दोस्तों कि पहले जो गांव घर में मतलब रामलीला होती थी ना, तो उसके अंदर मतलब लड़के ही लड़की बन के डांस करती थी, तो उसमें अनाउंस करते थे अब आ रहे हैं बंगाल की मशहूर, है ना, नृत्यों की रानी फला हेमलता, फला फला नाम रहता था, इसीलिए हंसी आ गया, क्योंकि मैं भी देखने जाता था पहले। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी 2 हिमालय की श्रृंखला, भारत के सबसे बड़ी 2 हिमालय की दून है, यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा गया है ना। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखना है कि भारत की जो है सबसे बड़ी दून हिमालय के किस श्रृंखला का भाग है, ठीक है, इसे मैं करेक्ट करूंगा। तो हिमालय की जो शिवालिक श्रृंखला है इसी में आपका पड़ता है देहरादून, और देहरादून इंडिया
की सबसे बड़ी दून है। ये सीजीएल में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि इंडिया में सबसे बड़ी दून क्या होती है, कौन सी है, तो आपका देहरादून है ना। इसके अलावा ये किस श्रेणी में आ गया, शिवालिक श्रेणी में। अब शिवालिक तो आप समझ ही रहे होंगे क्या होता है। आइए हिमालय को थोड़ा सा समझ लेते हैं, काम आ जाएगी, क्योंकि हिमालय को एग्जामिनर ने इस एमटीएस में शायद भूला है ना। आपको नहीं भूलना है जिनको एग्जाम देना है। हिमालय की 4 प्रमुख श्रेणी है। उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, है ना, उत्तर से दक्षिण। तो इनके 4 श्रेणी होते हैं, है ना। इन 4 श्रेणी को हम क्या कहते हैं, आइए ठीक है देखिए, इसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। ये सबसे उत्तरी छोर में हो जाएगा। बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो ये शिवालिक सबसे दक्षिणी छोर है, ये शिवालिक सबसे दक्षिणी छोर है जो आपका कुमायूं हिमालय के पास पड़ती है। अब कुमायूं हिमालय कहाँ से आया भाई, अभी तो आपने कहा कि ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, इसके अलावा शिवालिक, है ना। तो अब ये ट्रांस हिमालय कहाँ से आ गया भाई, सॉरी कुमायूं हिमालय कहाँ से आ गया। तो देखिए ये तो आपका जो है ये बांटने का क्रम है आपको उत्तर से दक्षिण उनके विस्तारता के आधार पे। अब नदियों के आधार पे भी हिमालय को बांटा गया है। तो ये पश्चिम से पूर्व की बात करेगा तो ये पंजाब हिमालय होते हैं, कुमायूं हिमालय होते हैं, नेपाल हिमालय और असम हिमालय होते हैं। आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, पिछला एमटीएस जो इससे पहले हुआ था लेकिन हुआ था 2023 में, ठीक है। तो उस एमटीएस में आपसे पूछा गया था कि 2023 में ना हुआ था एमटीएस, जी हाँ 2023 में हुआ था शायद मई में, है ना। तो उसी में आपसे पूछा गया था कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं। तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को आप शिवालिक ही कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये चीज मेंशन मिलेगा, दक्षिणी भाग को शिवालिक ही कहते हैं और हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को हम ट्रांस हिमालय या परा हिमालय इसे ही कहते हैं, परा हिमालय या ट्रांस हिमालय, ठीक है। नदियों के आधार पे बता दिए पूर्व से पश्चिम कौन कौन सा नाम है। अब बात आती है बात वाली कि ये जो हिमालय का आपने नामकरण किया नदियों के आधार पे, तो किन 2 नदियों की जो बीच का क्षेत्र है उसको किस नाम से जानते हैं। तो नदियों के आधार पे सिंधु से सतलज आप जानते हैं इसे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय आप जानते हैं कहाँ से, सतलज से काली के बीच में, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता, और आपका लास्ट कौन बच जाता है, असम हिमालय, ये तीस्ता से दिहांग वाले पोर्शन को जानते हैं। हिमालय के सबसे उत्तरी भाग बता दिए, दक्षिणी भाग बता दिए। हिमालय की सर्वाधिक ऊंची वाली चोटी आपका माउंट एवरेस्ट है जो आपके कहाँ पे है, नेपाल में है। उसे नेपाल में सगरमाथा कहा जाता है, ये बात समझ लीजिएगा। हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई वाली श्रेणी कौन सी है, ये इसको VVI करके रखेंगे। अच्छे बच्चे एग्जाम में गच्चा खा के आ जाएगा जब ये क्वेश्चन पूछेगा कि हिमालय के चारों श्रेणियों में सर्वाधिक ऊंचाई वाला श्रेणी कौन सा है, तो आप अधिकांश बच्चा क्या मार के आएगा पता है, ट्रांस हिमालय मार देंगे या जिसे या नहीं सॉरी बृहत हिमालय मार देंगे, क्योंकि नाम से ऐसा लग रहा है कि अरे ये विशाल होगा, है ना। तो ये बृहत हिमालय, अच्छा बृहत हिमालय आंसर ही है, ट्रांस हिमालय मार देंगे, है ना, क्योंकि सबसे उत्तर में है ना। तो हिमालय जो है अधिकांश बच्चे गलती कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसलिए आप इसे अच्छे से ध्यान रखें कि हिमालय की जब सबसे ऊंचाई वाला श्रेणी आपसे पूछा जाए तो आप जो है बृहत हिमालय को आंसर लगा के आइएगा, अच्छा होगा। इसके अलावा हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, तो इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है, जहां पे पहले कभी टेथीज सागर हुआ करता था और ये सागर अब विलुप्त हो चुके हैं। इसके अलावा हिमालय दुनिया के सबसे नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है, ये तो आप भी सब भी और हम भी जानते हैं। इसके अलावा नवीन बलित पर्वत न्यू फोल्डेड माउंटेन। इसके अलावा सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में इसे सगरमाथा कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखना है। आपके सामने ये हिमालय की ग्रंथि है, कुछ देख सकते हैं आप। हिमालय के आसपास कौन से आपका जो है पर्वत श्रेणी है भारत के अंदर, ये हमारा भारत है जिसमें आपको ये पूर्वोत्तर का पार्ट दिखाया गया है, ये हमारा उत्तर भाग है और ये हमारा पश्चिमी भाग है ना। ये भारत की नक्शा है, आधा नक्शा है हमारे पास, जिसमें हम हिमालय को रिलेट करना खाली चाहें तो हिमालय आपको ये लाल वाला जो ये पोर्शन देख रहे हैं ये हिमालय की विस्तार है ना भाई। तो ये यहाँ पे एवरेस्ट है, मतलब ये नेपाल है, ये उत्तर में हमारे नेपाल ही है। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि ये नंगा पर्वत कहाँ पे है, तो नंगा पर्वत आपके इंडिया के लिहाज से किस दिशा में है, पश्चिम के दिशा में है ना। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे हिंदुकुश पर्वत कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे है। यहाँ पे कौन सा देश होना चाहिए, तो यहाँ पे पाकिस्तान और यहाँ पे अफगानिस्तान होना चाहिए, तो यहाँ पे है आपका हिंदुकुश पर्वत। इसके अलावा नंगा पर्वत आपसे पूछा जाता है और एक नागा पर्वत भी होता है, ठीक है। एक होता है आपका नंगा पर्वत और एक होता है आपका नागा पर्वत। तो नागा पर्वत इस साइड में आ जाएगा, है ना, पूर्व साइड में, और नंगा पर्वत इधर है, ठीक है। एक आपका नमचा बरवा है, ये इधर है पूर्व के साइड में। कंचनजंगा आपके सिक्किम के पास है, सिक्किम में ही एक्चुअली। इसके अलावा आपने कामेत देखा, ये सब आपका उत्तराखंड वाला है, कामेत, धौलागिरी, ये सब जो है उत्तराखंड के पार्ट है। तो ये सब
भी ध्यान रखेंगे, है ना भाई। इसके अलावा ये K2 देख रहे हैं, ये K2 कौन सा है भाई, इंडिया का पूर्ण रूप से तो नहीं है, इसमें पाकिस्तान का भी हक है, इसीलिए कंचनजंगा इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। इसकी टोटल हाइट कितनी है, 85-86 मीटर, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। और अगर आपने K2 की बात करा कि इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 86-11 मीटर। और माउंट एवरेस्ट की बात करा तो कितनी हाइट है भाई, 88-50 मीटर। तो ये 3 वैसे चोटी हैं वर्ल्ड में जो सर्वाधिक ऊंचाई वाला है, पहला माउंट एवरेस्ट, दूसरा K2 और तीसरा का जो है आपका कंचनजंगा। लेकिन इंडिया का पूर्ण रूप से कंचनजंगा अपना पर्वत है। ये जो आपका K2 है, इसके कुछ भाग POK रीजन में चला जाता है, जिसपे पाकिस्तान का अधिकार है, जैसा कि आप इस नक्शा से भी समझ पा रहे होंगे। ये वाले पार्ट को लद्दाख कहते हैं, ये वाले पार्ट को जम्मू कश्मीर कहते हैं, और यहाँ पे जो POK है इसी में K2 का पार्ट फैला हुआ है। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र के प्रेरण की खोज माइकल फैराड ने कब किया था। आप सभी जानते हैं कि माइकल फैराड ने चुंबकीय क्षेत्र की खोज करी थी, तो कब करी थी, व्हेन डिड माइकल फैराड डिस्कवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये 1831 में करी थी। मैक्सवेल जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत दिए थे 1873 में। इनका कहना था कि जितनी अधिक इलेक्ट्रिसिटी रहेगी उतनी ज़्यादा वेव के रूप में तरंग उत्पन्न होंगे। इनके अलावा ऑस्टेड महोदय ने 1820 ईस्वी में विद्युत चुंबकीय प्रभाव का वर्णन किए थे, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा डाल्टन महोदय ने परमाणु को अविभाज्य बताया है। परमाणु के बोर मॉडल से हमें पता चलता है कि परमाणु के जो हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके कक्षा में चक्कर काटते रहते हैं। ये सबसे पहले हमें कहाँ से ज्ञात हुआ, तो बोर मॉडल से ज्ञात हुआ। मैंने ये भी बताया है कि ये जो KLMN ये जो कक्षा का नामकरण आया है, तो ये कहाँ से आया है, तो ये बोर के मॉडल से आया है, जो आज भी हम फॉलो करते हैं। इसके अलावा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर गोल्ड अपने नाम किया। ये बहुत करंट के क्वेश्चन है, लेकिन आने वाले समय में काम जरूर आएंगे। बात रही नीरज चोपड़ा की, इतने बड़ी हस्ती की, तो क्वेश्चन ना आए ये तो इम्पॉसिबल है ना। इसके अलावा हाउ मेनी मीटर्स डिस्टेंस डिड नीरज चोपड़ा विन गोल्ड इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, तो 88.17 मीटर जो है इन्होंने अपनी भाला को दिशा दिखाया है, तभी जाके गोल्ड मिला है। एक दिन की मेहनत नहीं है, कई वर्षों की मेहनत है भाई। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हुआ, हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ, हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ। कल या परसों मैंने एक ऐसे शख्स का नाम बताया था जो भारतीय मूल के हंगरी के निवासी हैं, है ना। तो बताइएगा कि उसका नाम मैंने क्या बताया था। देखते हैं आप लोग की याददाश्त कितने तक तेज रहते हैं। मैं आपको देता हूं ऑप्शन, वो जो है आपका चित्रकारी या फिर राइटर से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। बताएंगे कि कौन थे वो। इनके अलावा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 अमेरिका के आपका ओरेगन में हुआ था, जहां पर नीरज चोपड़ा ने एकमात्र रजत जीता है। जो जीता था पिछले साल 22 में, 23 में हो रहा है हंगरी में, है ना भाई। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में अमेरिका ने सर्वाधिक 29 पदक प्राप्त किए। इस बार अमेरिका धूम मचा दिया, पहले टॉप पे है। पहले में 12 गो गोल्ड जीते हैं, 8 गो रजत जीते हैं और 9 गो कांस्य जीते हैं। इस प्रकार से जो है 29 गो पदक अमेरिका जीतकर टॉप लिस्ट में टॉप पे है। वहीं भारत के स्थान की बात करें तो भारत 5 स्टेटों के साथ 18वां स्थान पे कॉमन रूप से काबिज है। अब ये कौन है 5 स्टेट, तो बुर्किना फासो है, बहरीन है, डोमिनिक गणराज्य है, सर्बिया है, वेनेजुएला है और एगो भारत है। तो आपसे आने वाले दिन में अगर टॉप मॉडल की क्वेश्चन CGL मेंस के लिए यहाँ से निकालें तो यहाँ से निकलेगी कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत के साथ साथ और कौन से स्टेट संयुक्त रूप से काबिज रहे थे 18वें पोजीशन पे। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रख लेना है थोड़ा सा, बुर्किना फासो है ना, बहरीन, डोमिनिक गणराज्य, सर्बिया और वेनेजुएला, है ना। आपने एंजिल जलप्रपात का नाम सुना होगा, ये आपका वेनेजुएला में स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ये दुनिया की सबसे ऊंची जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। इसके अलावा अर्थशास्त्र से संबंधित शब्द पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार के बारे में कौन सा कथन सही है। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट अ टर्म अबाउट टू इकोनॉमिक्स। तो कथन एक क्या है भाई, बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं, एकदम सही है जी, एकदम सही है। ऐसी बाजार जहां पर जानकारी पूर्ण होती है, ये भी सही है। ऐसी बाजार जिसमें वस्तुओं की भाव तुरंत नहीं बदलते हैं, ये भी सही है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हमेशा क्रेता के हित में होते हैं, ये भी सही है। ये 4 में से 3 पॉइंट मेरे के अपनी उपज है भाई। एक पॉइंट जो आप ऊपर वाला देख रहे हो वो किताबी भाषा का है, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि ये पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या होता है, एकाधिकार क्या होता है, ये सब क्रेताधिकार क्या होता है, विक्रेताधिकार क्या होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स हमेशा जो है व्यापारी के लिहाज से बात करता है, ठीक है भाई। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। जो आपका ये पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार है, मतलब वहां पे
पे बेचने वाला बहुत सारा ज़्यादा रहेगा और खरीदने वाला भी बहुत ज़्यादा रहेगा। अब ये देखिए, खरीदने वाले को मैं ऐसे टोपी पहना देता हूँ, तो खरीदने वाले भी ज़्यादा और बेचने वाले भी ज़्यादा, तो इसमें क्या होगा, दाम क्या आग को छुएगा, ज़्यादा हाई होगा दाम? तो नहीं होगा सर, है ना। क्यों? क्योंकि भाई एक को जो दाम हाई करेगा ऊपर बिकवे नहीं करेगा मांग के नियम से। आप जानते हैं ना कि कोई भी वस्तु की मांग बढ़ जाए तो उसकी जो है दाम बढ़ जाए तो डिमांड घट जाता है ना। तो उस हिसाब से मांग के नियम से, अच्छा मांग का नियम कौन दिए थे आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मेहरबानी होगी, क्योंकि बता चुके हैं, है ना। तो ये देखिए, तो उस नियम से इस जो आदमी दाम बढ़ाएगा उसका बिकवे नहीं करेगा। तो ये जो सोचेगा, पहले इनसे पूछेगा ये कैसे बेच रहे हो भाई, 4 रुपये किलो, तो पहले मार्केट में पता लगाता है, तब देखता है कि सब जगह 4 रुपये किलो बिक रहा है सेम चीज, तो 4 रुपये रखेगा, कोई 5 रुपये नहीं रखेगा तो बिकवे नहीं करेगा। तो इसमें क्या होती है कि दाम जो है अस्थिर रहने की संभावना ज्यादा होती है, तुरंत नहीं बदलती है, ठीक है भाई। इसके अलावा बाजार में बहुत संख्या में क्रेता और विक्रेता होता है, बता दिए हैं। इस बाजार में पूर्ण जानकारी होती है, जैसे अभी मैंने बताया। इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हमेशा क्रेता के हित में होते हैं। अब दाम में जो है तुरंत अगलगी नहीं हो रहा है, जैसे अभी टमाटर के दाम में 200 रुपया हो गया था, है ना। तो भाई ये किसकी घाटा थी? क्रेता की घाटा थी, है ना। तो इस ऐसे बाजार में किसको फायदा होता होगा? जहां पर पूर्ण प्रतियोगिता वाली बाजार होगी तो क्रेता को फायदा होता होगा, जो आदमी खरीदने जाता है, ठीक है भाई। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया था? हाउ मेनी स्पोर्ट्स वेयर इंक्लूडेड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023? तो 21 खेल को शामिल किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 किस राज्य में हुआ है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश के 4 विभिन्न शहरों में 21 खेलों के साथ कराए गए थे। विजेता आपका पंजाब यूनिवर्सिटी रहा था और ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 3rd संस्करण था। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 में उड़ीसा में हुआ था और प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के भी विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी ही रहे थे। मतलब 3 गो हुआ है, उसमें से 2 गो पंजाबी यूनिवर्सिटी जीत लिए हैं, पहला और तीसरा। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 मध्य प्रदेश में हुआ है, लेटेस्ट वाला, और ये आपका 5वां संस्करण था। इसके विजेता महाराष्ट्र रहे, उपविजेता हरियाणा रहे। यह खेल जो है, मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम 5वीं संस्करण, ये मध्य प्रदेश के 8 विभिन्न शहरों में कराए गए थे। प्रथम खेलो इंडिया जो यूथ गेम है उसको प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से 2008 में दिल्ली में शुरू किया गया था। बाद में फिर 2019 में इस खेल को जो है नाम बदलकर खेलो इंडिया स्कूल के जगह पे यूनिवर्सिटी शब्द जो है लगा दिया गया। तो इस प्रकार से जो है आप इसे समझ सकते हैं। मैंने पहले भी आपको ये चीज कई दफा बता रखे हैं। इनके अलावा अगर आप बात करें खेलो इंडिया विंटर गेम की शुरुआत, तो ये कब होती है? तो ये 2020 में होती है, गुलबर्गा से होती है। इसके विजेता कौन रहते हैं? सर्विसेज टीम रहते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम भारत सरकार के युवा मामला और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतियोगिता है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अगला हमारा कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशी संरचना होती है, इसे क्या कहते हैं? द डार्क कोलैबोरेट मस्कुलर स्ट्रक्चर बिहाइंड द कॉर्निया व्हाट इज कॉल्ड? तो ये परितारका आइरिस कहा जाता है। इसके अलावा जो आप आंख के भीतर जो आपका रेटिना होता है काला कलर का, उस पे जो हमारा इमेज बनता है रेटिना के ऊपर, तो ये इमेज कैसे बनते हैं? तो ये इमेज रहता है आपका जो है आपका रियल इमेज रहता है, लेकिन आपका उल्टा रहता है, ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनता है। इसके अलावा आंख की सभी प्रकार की बीमारी जो होती है विटामिन ए के कमी से होती है, जैसे आपका ग्लूकोमा, ट्रिकोमा, मोतियाबिंद, रतौंधी, ईटीसी, ठीक है। इसके अलावा आंख के स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं? तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ये भी आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है हमारा, गोपिका वर्मा का संबंध किस नृत्य से है? तो गोपिका वर्मा इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? तो मोहिनीअट्टम। ये केरल से है गोपिका वर्मा, और केरल के नृत्य भी है मोहिनीअट्टम, और मोहिनीअट्टम से ही जुड़ी हुई है। इसके अलावा जो मोहिनीअट्टम के अन्य प्रमुख नृत्यांगना है, ये कौन है भाई? कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा, सुनंदा नायर, पल्लवी कृष्णन, भारती शिवाजी, देविका मैथिल इनका नाम है, देविका मैथिली, है ना, इस प्रकार से नाम है इनका। तो ये भी आपका मोहिनीअट्टम से है। मोहिनीअट्टम से आपने हेमा मालिनी को भी रख लेना है, हेमा मालिनी को भी रख लेना है मोहिनीअट्टम में, ठीक है। तो ये सब मोहिनीअट्टम के हो जाएंगे। इसके अलावा मोहिनीअट्टम नृत्य में क्या होती है? भगवान विष्णु की स्त्री अवतार मोहिनी का वर्णन किया जाता है। मोहिनी, आपने पहले एक सीरियल आता था मोहिनी, है ना, जो क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाला, जो स्मृति ईरानी जो आज आपका मंत्री है कैबिनेट में, इनका एक पॉपुलर आपका क्या है धारावाहिक आती थी, उसमें एक मोहिनी कैरेक्टर भी थी, ठीक है भाई। तो ये मोहिनी का मतलब
होता है अट्रैक्ट करने वाला, है ना, लुभाने वाला। इसीलिए इस नृत्य को जो है आपको जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। इसमें सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है मोहिनीअट्टम के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इस नृत्य को, है ना, इस नृत्य को जो है आपका त्रावणकोर के शासक जो थे ना, उनके संरक्षण प्राप्त थे ना। त्रावणकोर के शासक का संरक्षण प्राप्त था। आने वाले दिन के टॉप क्वेश्चन बनेंगे। जैसे आपसे पूछा गया था कि कथक नृत्य को किस शासक के जो है संरक्षण प्राप्त थे, तो आपको बताया है कि भाई अवध के नवाब के जो है वाजिद अली शाह का संरक्षण प्राप्त था कथक नृत्य को। इसके अलावा गोधन न्याय योजना किस राज्य के द्वारा संचालित योजना है? गोधन न्याय योजना स्कीम रन बाय व्हिच स्टेट? तो ये छत्तीसगढ़ द्वारा संचालित किए जाते हैं, है ना। भगिनी प्रसूति सहायता योजना, ये क्या होती है कि महिलाओं को जो है 10,000 रुपये की 3 किस्त में जो है आर्थिक लाभ मुहैया कराए जाते हैं। प्रसूति शब्द से स्पष्ट है। इसके अलावा दाई दीदी मोबाइल योजना आपका कहाँ पे है? ये भी छत्तीसगढ़ में है। नरवा योजना ये भी आपके छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ बहुत दिन से नहीं आया है, आएगा जरूर। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश। आहार अनुदान योजना ये भी मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाओं में से है। किस हड़प्पा कालीन स्थल को 3 भागों में विभक्त किया गया है? व्हिच हड़प्पन साइट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स? तो धोलावीरा को 3 भाग, गढ़, मध्य शहरी क्षेत्र और निम्न शहरी भाग में बांटा गया था, ठीक है भाई। इसके अलावा धोलावीरा को 2021 में रमप्पा मंदिर के साथ ही यूनेस्को में शामिल कर लिया गया, जो हड़प्पा कालीन प्रथम स्थल है जिनको यूनेस्को में जगह दिया गया। ये रिकॉर्ड धोलावीरा के नाम है। धोलावीरा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जहां पर आपको खेल के मैदान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो गुजरात में स्थित है। अब खेल के मैदान के साक्ष्य में क्या पता लगाना है कि उस समय जो है वो लोग खिलाड़ी भी हुआ करते थे, कोई ऐसी प्रतियोगिता होती होगी जो मैदान में होती होगी। हड़प्पा कालीन में विशाल स्नानगार मोहनजोदड़ो में स्थित है। संभवतः लोग इसका इस्तेमाल धार्मिक क्रियाकलाप हेतु करते थे, खास करके स्नान शुद्धि के लिए। लेकिन इस चीज की जिक्र जो है बहुत सारे इस पे अलग अलग मत हैं, अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मत है, क्योंकि इसकी वास्तविक जो है आपका कहीं भी ऐसा जो है 100% गारंटी नहीं कि यही करते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता ही संशय से भरा है। अगर आपने ये चीज देखा तो शायद ये करते होंगे, ऐसे ही कह सकते हैं। लेकिन अपने को पढ़ना है, एग्जाम में आना है क्वेश्चन, तो देना है जवाब, है ना। तो इसका भाई धार्मिक क्रियाकलाप हेतु लोग इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा काल की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक, है ना, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, अपठनीय है। लेकिन है ना, आप लोगों में से कोई पढ़ेंगे बड़े होके, विद्वान होके, है ना। इसके अलावा हड़प्पा की खोज कौन किए थे? दयाराम साहनी। भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम, इसे ध्यान रखेंगे। हड़प्पा में सबसे विस्तृत नगर जो थे ये आपका मोहनजोदड़ो था, जो आपका पाकिस्तान में है ना। इसके अलावा भारत में अगर सबसे विस्तृत नगर की बात करेंगे तो ये राखीगढ़ ही है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा विराट कोहली ने अपने वनडे रैंक में किस खिलाड़ी को पीछे धकेलकर 5वां स्थान प्राप्त किया था? व्हिच प्लेयर वाज ओवरटेकन बाय विराट कोहली टू बिकम 5th इन ओडीआई रैंक? तो ये महिला जयवर्धने को 5 से 6 पे खसका के खुद 5 पे बैठे थे, है ना। वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक रन तो आप जानते ही हैं, सचिन तेंदुलकर। दूसरा सबसे अधिक श्रीलंका का कुमार संगकारा। तीसरा सबसे अधिक आपका रिकी पॉन्टिंग साहब, जिन्होंने सबसे अधिक बार वर्ल्ड कप जिताए अपने देश ऑस्ट्रेलिया को। सनत जयसूर्या श्रीलंका के धाकर ओपनर, ये भी 4 स्थान पे हैं। अब हमारा 5वां है विराट कोहली। इनके अलावा 6ठे स्थान पे है महिला जयवर्धन। पहले यही श्रीलंकन महिला जयवर्धना जो है ये 5 स्थान पे हुआ करता था, लेकिन अब 6ठे स्थान पे है ना। पहला वनडे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न ग्राउंड पे खेला गया था। लेकिन अगर खाली क्रिकेट कहेंगे, ओडीआई शब्द मैं इसमें से डिलीट कर दूंगा, तो पहला क्रिकेट मैच जो है आधिकारिक तौर से 2 देशों के बीच जो है आपका, है ना, 1844 में अमेरिका और कनाडा में खेला गया था। फिर आप कहोगे कि तो क्रिकेट का जो जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है, जिसमें इंग्लैंड कहाँ है? अगर आपने कह रहे हैं कि पहली बार खेला गया, तो भाई ये 2 देशों के बीच खेला गया, लेकिन इंग्लैंड में इस खेल का जन्म हुआ है। बात समझ में आया? इंग्लैंड में इस खेल का जन्म हुआ है। आधिकारिक तौर पे 2 देशों के बीच, अमेरिका और कनाडा के बीच 1844 में खेले गए। और ओडीआई इंटरनेशनल मैच जो है ये आपका जो है खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और आपका इंग्लैंड के बीच। तो अलग अलग बात को अलग अलग तरीके से ध्यान रखेंगे। इनके अलावा, है ना, विश्व कप की शुरुआत वगैरह है, इनकी इस भी जरूर याद रखें। पहला विश्व कप की शुरुआत जो है ये आपका 1975 में जेंट्स वाले का होता है, 1973 में आपका महिला वाले का होता है,
है। फिर T20 वर्ल्ड कप फॉर्मेट में है तो 2009 में पुरुष वाले 2009 में 1 सेकेंड 2 वर्ष महिला पहले तो 2 वर्ष महिला बाद में, है ना। यहाँ पे गलती हो गई दादा, है ना। 1975 में पुरुष विश्व कप हुआ। 1 सेकेंड देखिए, पुरुष विश्व कप की शुरुआत 1975, महिला विश्व कप की शुरुआत 1973, महिला T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2009, सही लिखा है भाई। पुरुष T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007। इसे याद रखने के तरीके मैंने कैसा बताया है कि देखिए, जो महिला है ना, ये मेन वाला जो 50 ओवर वाला विश्व कप है 1973 में स्टार्ट हुआ, तो पुरुष वाला कब हुआ? 1975 में। अब पुरुष वाला जो है T20 वर्ल्ड कप कब हुआ? 2007 में। अब महिला वाला 2009 में। तो यहाँ क्या है कि 2 वर्ष पहले है महिला 50 मैंने 50-50 ओवर वाले में, और 2 वर्ष बाद में है महिला T20 वाले में। तो हमने ऐसा याद इन्हें रख लिया है, कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो दोस्तों ये थे आज के 53वें क्लास का जो है वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे। ये PDF के रिलेशन में अगर आपको PDF परचेज करना हमारी क्लास नोट की, जो आने वाले जो भी आप एग्जाम देंगे आगामी, इस प्रकार से डिजाइन कर दिया हूँ कि आगामी 2 साल तक कोई भी एग्जाम में जो है ये आपका रामबाण की तरह काम करेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप क्लिक करके व्हाट्सएप पे बात करके PDF बाय कर सकते हैं। 25 रुपये में आपने इतना फायदा कभी नहीं सोचा होगा, उम्मीद से 5 गुना मिलेगी। ये मैं पहले भी बताया था और MTS में इसका हाल देख ही रहे हैं। ये मैं नहीं कहता, ये आप लोगों में से जो सैकड़ों बच्चे कमेंट करके बताते हैं उनकी प्रतिक्रिया से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं वीडियो पे क्या जाऊं, जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां भी आप कई बच्चे को इस बारे में बात करते हुए देखे होंगे, जहां पे 1200 से अधिक बच्चे बात करते हैं। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।